हेलो नाइन्थ के चुगनू मुगनू। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल ही आप लोग फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम झक्कास। तो आज आप लोगों के लिए आपके एजी सर लेकर के आए हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कि नाइन्थ क्लास में इस निर्देशांक ज्यामिति का एक बेस रखा जाता है, बेसिक सी जानकारी दी जाती है कि क्यों, कहाँ यूज होता है, क्यों इसका यूज होता है। फिर जब आप 10th में जाइएगा तो इसी में जाकर के और एक्सपेंड करेगा, बढ़ेगा चीज़ें। फार्मूलाज पढ़ेंगे, बहुत सारा दूरी सूत्र पढ़ेंगे, त्रिभुज के फार्मूला पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग 10th में आप लोग पढ़िएगा। 9th में एक छोटा मोटा बेस रखा जाता है ना, बेस। तो आपका इजी सर जो है वो इस बेस को पूरा इतना अच्छा से मजबूत करेंगे कि इसके ऊपर आप जितना भी माले बनाएं, चाहे वो 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा टिकेगा, चलेगा लंबा। मतलब ये है कि अगर आप 9th के बेसिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा अच्छा से क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आप चाहे 10th में पढ़िए या आगे जाकर के इस टॉपिक को पढ़िए, फिर आपको बरोबर समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा चैप्टर तो है नहीं, हमारा बेसिक सा क्लास है, एक बेसिक सा ज्ञान देंगे, इसके बारे में समझाएंगे। आपको पेशेंस रखना है, चीज़ों को समझना है बस, और नोट जरूर बनाते जाना है और नोट करते जाना है। सबसे पहली बात, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना, ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 3rd है। एनसीईआरटी के अनुसार ये हमारा चैप्टर नंबर 3rd है। नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अंग्रेजी में जिसको हम लोग कहते हैं। और अगर कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं या अपने बेसिक्स को चाहते हैं मजबूत करना, तभी यहाँ पे रुकना है, नहीं तो चुपचाप निकलते बनना है। ठीक है, अपना काम देखना है। देखिए, तो सबसे पहली बात, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ा भाई? कहाँ से स्टार्ट हुआ? बहुत बहुत सिंपल वे में और मेन टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे और पूरा अच्छा से आपको समझाते चलेंगे, उसके अलावा कोई बकवास नहीं। देखिए, तो स्थिति निर्धारण की आवश्यकता पड़ा। स्थिति निर्धारण की आवश्यकता मतलब जैसे मान लीजिए ये एक ब्लैंक पेज है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक ब्लैंक पेज है, और इस ब्लैंक पेज में इस बिंदु को, इस पॉइंट को हम लोग कैसे बताएंगे, इस बिंदु की स्थिति को हम लोग कैसे बताएंगे कि ये कहाँ पे है? तो एक देखिए, रेने दकार्ते नाम के गणितज्ञ थे, उनका विचार था कि एक प्लेन एक बिंदु की सटीक स्थिति ज्ञात करना। मतलब कि रेने दकार्ते एक ऐसे व्यक्ति थे हमारे मैथमेटिशियन बहुत पहले, जो कि अच्छा खासा निर्देशांक ज्यामिति में योगदान दिए थे। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के बारे में हम लोगों को डिफाइन करना होगा कि ये पॉइंट आखिर है कहाँ, इस पूरे स्लाइड में अगर हम बोले या फिर इसी पेज में हम बोले, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि ये स्लाइड कहाँ है? ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? एक कोरे कागज पर एक बिंदु लिख दिए हैं और बताइए कि 2 स्थिति रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, और बताइए कि ये बिंदु कहाँ होगा। सबसे पहली बात, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये रेने दकार्ते के हैं। और हर एक चैप्टर को जब हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं तो एक बार छोटा सा जानकारी लेना जरूरी होता है कि हाँ, उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा योगदान किन का है। तो ऐसे ही हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान इनका स्टार्टिंग से था। तो देखिए, तो इस पॉइंट को बताने के लिए हम लोगों को 2 रेखा की जरूरत पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? 2 रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगा, जो कि ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर इस रेखा से ये नंबर अगर हम लोग 1 2, इधर 1 2 दें, तब हम लोग कहेंगे कि ये वाला रेखा जिसको हम लोग x कहते हैं, आगे भी समझाएंगे, ये वाला रेखा जिसको हम लोग y कहते हैं, इससे हम लोग कहेंगे कि x से 2 पॉइंट दूर है और y से भी 2 पॉइंट दूर है। यानी कि कुल मिलाकर के हम लोगों को इसकी आवश्यकता भी पड़ने वाली है 2 रेखाओं की, और उसी के सहायता से हम लोग बता पाएंगे कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है। समझ रहे हैं बात को? मतलब कि अगर एक प्लेन आपके पास पेज है, उस पेज में कहीं पे एक पॉइंट दे दिए, बिंदु दे दिए, ठीक है, और डायरेक्ट फिर आपको बताना है कि बताइए ये पॉइंट जो है, ये बिंदु जो है कहाँ पे है स्थित, इसकी स्थिति बताइए। तो ऐसे थोड़ी ना बोलिएगा जी कि इधर है उधर है, नीचे बोलने से इतना ऊपर है, ऐसा वैसा नहीं ना। तो इसी बिंदु को बताने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे बिंदु को बताएंगे। सबसे पहली बात, कार्तीय पद्धति में हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो अभी हम 2 लाइन खींचे थे, उसमें ये वाला जो लाइन था, इसको हम लोग एक्स अक्ष, अंग्रेजी में एक्स एक्सिस बोलते हैं। फिर एक सीधे एक लाइन हम खींचे थे, आप देखे होंगे अभी, ये हम बताने के लिए उस बिंदु को, तो इसको हम लोग वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस कहते हैं। सुंदर से आपको ये सारी चीजें नोट करते जाना है और बताते जाना है कि किसको किसको क्या कहेंगे। सबसे पहली बात, एक दिख रहा होगा आप लोगों को बहुत सुंदर सा नोट, जिसमें हम लोगों ने चीजों को सुंदर से बना करके लाया है। क्या है? ये है कि जो 2 लाइन अभी हम बनाए थे, उसमें जो सीधा वाला लाइन रहेगा, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, उसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सच कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सच। एक सच क्षैतिज रेखा को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को, और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल को कहते हैं। याद रहेगा, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल यानी कि जो लाइन खड़ा है, जो लाइन खड़ा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष। वर्टिकल रेखा, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसे खड़ा है ना जी। अभी धीरे धीरे एक एक चीज को समझते जाना है कि निर्देशांक ज्यामिति का बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या है, नहीं है। तो इस स्लाइड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा होगा, बस 3 बातें की जिक्र की हैं। कौन सी 3 बातें, वो 3 बातें आपको अच्छा से क्लियर हो जाना चाहिए। कौन सी 3 बातें, कि वाई अक्ष किसको कहेंगे, एक सच किसको कहेंगे, और मूल बिंदु किसको कहेंगे। अगर ये 3 बात आपके पास क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस स्लाइड में हम लोगों को ज़्यादा कुछ सीखना भी नहीं है, और अगर इतना आप सीख रहे हैं तो ये तुम्हारा बेस है, यही तो हम लोगों को मजबूत करना है, यही तो समझना है। अभी जैसे पीछे एक हम लोग स्लाइड एक पेज लिए थे, उसमें कोई बिंदु लिए थे, तो उसको बताने के लिए हम आपको बोले थे कि 2 लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन से 2 लाइन रहेंगे, तो यही 2 लाइन रहेंगे। एक क्षैतिज रेखा हम लोग बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, पड़ी हुई रेखा, ये वाली है हमारी पड़ी हुई रेखा, क्षैतिज इसको हम लोग बोलेंगे, जिसका नाम रहेगा एक सच, या अंग्रेजी में एक एक्सिस बोलेंगे। फिर हम लोग एक वाई अक्ष के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन बनाएंगे, खड़ी रेखा, हाँ वाई अक्ष खड़ी रेखा, जिसको हम लोग वाई अक्ष कहेंगे। फिर थर्ड पॉइंट क्या है ब्रदर, थर्ड है मूल बिंदु, ओरिजिन। ओरिजिन भी इसमें बहुत मेन भूमिका में रहेगा, हमेशा हर एक जगह पे ओरिजिन आएगा। दोनों रेखा एक बिंदु पे कटेगा, तो उसी को हम लोग ओरिजिन ओ या मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ पे दोनों अक्ष मिलती है, जहाँ पे दोनों अक्ष कट करती है, उसी को हम लोग ओरिजिन या फिर मूल बिंदु कहते हैं। ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहली बात, ये तीनों बात आपका अच्छे से एकदम क्लियर होना ही चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो अभी आपको क्लियर करना ही पड़ेगा कि किसको क्या कहेंगे। हाँ, क्लियर करना पड़ेगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग, छोटी सी बात है, कुछ नहीं है। 2 लाइन रहेगा। सबसे पहले लाइनों को समझिए कि ऊर्ध्वाधर किसको कहते हैं, क्षैतिज किसको कहते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना कि क्षैतिज मतलब क्षय हो गया, गिर गया, क्षय हो गया, गिर गया, ऐसा ऐसा याद रख सकते हैं ना। क्षैतिज मतलब जो रेखा ऐसे पड़ी हुई है, गिरी हुई है, ऐसे बहुत सारे आपको ऐसी चीजें दिखेंगे जो ऐसे गिरी हुई है। तो जो गिरी हुई है रहेगी उसको हम लोग क्षैतिज रेखा, अंग्रेजी में कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि एक सच होगा। और जो खड़ी रेखा है, बहुत सारा पिलर दिखेगा आपको, बहुत सारी चीजें दिखेगी खड़ी, उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये 2 रेखा की जरूरत पड़ेगी पूरे निर्देशांक ज्यामिति में। साथ में दोनों रेखा जिस बिंदु पे कट करेगा उसको हम लोग मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें और क्या याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात ये है कि इधर हम एक एक इकाई लेकर के नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, 3 4 ऐसे चलते जाता है। फिर ऊपर भी लिखेंगे 1, ऊपर भी लिखेंगे 1 2 3 4, फिर इधर भी लिखेंगे, लेकिन इधर जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, इधर जो रहेगा वो किस में रहेगा, माइनस में। फिर नीचे भी लिखेंगे, लेकिन नीचे जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, नीचे जो रहेगा वो माइनस में रहेगा। जितना हम लिखें बस उतना ही आपको सुंदर से नोट्स में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका पूरा बेस तैयार रहेगा। आप बहुत अच्छा आगे जा करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या ब्रदर कि इधर एक माइनस हो रहा है, इधर एक माइनस हो रहा है, इधर एक प्लस है, इधर प्लस है। तो इसी को हम लोग एक्स अक्ष में इधर एक्स का पॉजिटिव भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स का पॉजिटिव भाग, एक्स का पॉजिटिव भाग किधर किधर किधर, तो मूल बिंदु से ओरिजिन से राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड एक्स का पॉजिटिव भाग होता है। एक्स के पॉजिटिव संख्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक्स का पॉजिटिव नंबर्स होते हैं किधर, तो जो हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है, उसके राइट वाले भाग में। राइट, ये है आपका राइट, हाँ दिख रहा होगा। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हिंदी में बोलेंगे दायां, राइट यानी दायां। तो ओरिजिन से राइट साइड, दाएं साइड हम लोग पॉजिटिव को नंबर्स को लेते हैं। ओरिजिन से जब ऊपर जाएंगे तो वाई अक्ष के लिए, कौन सा अक्ष है, ऊपर जा रहा है ऊपर, तो ऊपर वाई अक्ष है, तो इसके लिए वाई के पॉजिटिव नंबर को लेते हैं। फिर अगर हम लोग ओरिजिन से लेफ्ट आए तो एक्स के निगेटिव नंबर को लेते हैं, और अगर हम लोग ओरिजिन के नीचे आए तो वाई के निगेटिव नंबर को लेते हैं। ध्यान रहेगा, याद रहेगा, हाँ, किधर किधर पॉजिटिव होगा, किधर निगेटिव होगा। हम लोग ओरिजिन पे खड़ा हो जाएंगे, और ओरिजिन से जब ऊपर जाएंगे तो वाई अक्ष के लिए पॉजिटिव वैल्यू होगा। जब ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो ये हमारा एक्स अक्ष के लिए पॉजिटिव होगा। फिर हम लोग जब ओरिजिन से लेफ्ट आएंगे तो एक्स अक्ष के लिए निगेटिव होगा, और जब हम लोग ओरिजिन से नीचे आएंगे तो ये वाई अक्ष के लिए निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत होगा यहाँ तक, सारी बातें यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जब हम लोग समझ गए हैं इधर वाले नंबर
प्लस वाले होते हैं, ऊपर वाले नंबर प्लस वाले होते हैं, लेफ्ट वाले नंबर नेगेटिव वाले होते हैं, नीचे वाले नंबर नेगेटिव वाले होते हैं। इतना चीज समझ गए। जो बच्चा, जो स्टूडेंट इसी बात को नहीं समझ पाता है वो 9th में, और पूरा क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना रहा है लेकिन छोटे छोटे पॉइंट पते नहीं है, उसको 10th में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन तो ठीक है, सब सोल्व कर देता है, आप भी कर लीजिएगा, लेकिन जो छोटी छोटी बातें नहीं पता है ना, वो कील की तरह आपको चुभेगी, सुई की तरह चुभेगी, समझ ही नहीं आएगा कि अरे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अभी आप क्लियर करके रखिएगा तो समझ में भी आएगा और सुई और कील की तरह चुभेगा भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, बहुत छोटा सा मांग रहा है। अब हम लोग इधर समझेंगे, किधर, इधर, यहीं पे समझेंगे, फिर आगे जाएंगे तो और बेहतर से समझ पाइएगा। जब अभी जैसे पीछे एक स्लाइड था जिसमें हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे थे कि ये पॉइंट कहाँ पे है, ऐसे बनाए थे और बोले थे कि 2 2 पे है, ऐसे बोले थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब तुम देखेगा कि मान लो हम यहाँ पे एक बिंदु बना दे, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ बनाते, यहाँ बना दिए, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है, तो इस बिंदु को हम लोग कैसे बताएंगे, सबको क्लियर दिख रहा होगा ना। एक बिंदु, एक पॉइंट हम बनाए हैं, जो घेरा कर दिए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, उस पॉइंट को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, कैसे डिनोट करेंगे कि क्या है, कैसे बताएंगे हम लोग। तो जब इस पॉइंट को बताने की बारी आएगी तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि x की ओर कितना इकाई है, तो x की ओर 1 2 इकाई है, तो 2 लिख दिए। फिर y की ओर कितना इकाई है, तो y की ओर 1 2 3 इकाई है। देखो x की ओर 2 इकाई है ना जी, x की ओर 2 इकाई है ना, y की ओर 3 इकाई है, तब ये बिंदु है, तो इसको हम लोग 2 और 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 और 3। अब यहाँ से आपके दिमाग को एकदम 180 के स्पीड से भागना पड़ेगा और जो जो बातें बोलेंगे वो समझना पड़ेगा। जब हम बोले कि एक बिंदु A, इसका नाम दे देते हैं, एक बिंदु A जिसका निर्देशांक, क्या बोले, जिसका निर्देशांक, यानी जिसको डिनोट कैसे करेंगे, तो 2,3 से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम 2,3 से ही क्यों कर रहे हैं, 3,2 से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अब नया नया रूल्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट, कि जब भी कोई निर्देशांक बिंदु को हम लोग लिखेंगे तो उसमें x अक्ष के मान को पहले लिखेंगे और y अक्ष के मान को बाद में लिखेंगे। दिमाग में बात गई। रूल नंबर फर्स्ट, जब भी हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में कहीं पे किसी बिंदु को लिखेंगे, उसको दर्शाएंगे उस बिंदु को, तो उसमें x अक्ष के वैल्यू को पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 1 2 था x की तरफ तो पहले लिख दिए 2, और y की तरफ 3 था तो बाद में लिखे 3। इतना समझ में आया। पहला पॉइंट ये था हमारा कि पहले हम लोग x को लिखेंगे, बाद में y। एकदम गांठ बांध दो, नोट पॉइंट में लिख लो कि जब हम लोग निर्देशांक लिखते हैं तो वो x अक्ष के मान को पहले लिखते हैं और y अक्ष के मान को बाद में लिखते हैं। ऐसे याद रहेगा। अभी आगे इसकी चर्चा होगी और भी इसका रिवीजन होगा, लेकिन यहाँ से एकदम 180 के स्पीड में दिमाग को घुमाओ और कॉपी कलम भी चला और लिखते जाओ। अब पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि दोनों नंबर पॉजिटिव है, 2 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है। लेकिन क्या है, ऐसा हमेशा होगा? नहीं ब्रदर, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय, और इसको चतुर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ पाद, ऐसे बोलते हैं। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में इधर 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 इधर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर जो है पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष हमारा क्या है, इधर पॉजिटिव, और वाई अक्ष भी पॉजिटिव है, इसीलिए इसमें जो भी होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम लोग इसमें कोई बिंदु को लिखेंगे ना, मान लो यहाँ पे एक बिंदु था, कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो, तो यहाँ पे जब इस बिंदु को हम लोग, इस बिंदु का नाम मान लो बी दे दिए। क्या दे दिए? बी। इस बिंदु को अगर दर्शाना रहता तो कैसे दर्शाते? तो इस बिंदु को दर्शाने के लिए लिखना पड़ता -2 और 2। -2 क्यों लिखे? क्योंकि x की तरफ -2 था और y की तरफ +2 था, यानी कि माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब सबसे पहला पॉइंट कि x अक्ष को पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे, x के निर्देशांक को पहले लिखेंगे, y के निर्देशांक को सेकेंड में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट कि अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। सेकेंड में पहला नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। अब जो अभी बोले हैं दो चीज, उसी को चारों पर जब लागू करना होगा तो आ जाइए इधर, देखिए कैसे लागू होगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या था? फर्स्ट। ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 3 4 5, तो दोनों पॉजिटिव होगा, ये बात ये बता रहा है आपको। सेकंड में जब भी हम लोग लिखेंगे तो पहला संख्या माइनस में होगा और दूसरा संख्या प्लस में होगा, नंबर कोई रहे। तो यही बता रहा है आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो नंबर होंगे वो निगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में होंगे। थर्ड में जो होंगे वो निगेटिव के फॉर्म में होंगे। दोनों नंबर जो है वो निगेटिव में ही होगा,
नंबर कोई रहे दोनों नंबर क्या होगा, निगेटिव फॉर्म में ही होगा। फोर्थ में बता रहा है कि पहला नंबर एक्स अक्ष के निर्देशांक पॉजिटिव में होंगे और वाई अक्ष के निगेटिव में होंगे। इस तरह से बात समझ में आ रही है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में आप जब जाइएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आप जब जाइएगा तो वहां का नंबर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। सबसे पहले ये बात समझ में आया, अगर नहीं आया तो एक बार और हम ट्राई करते हैं आपको बेस से उठाने का। बेस से कैसे उठाएंगे, देखिए इधर के नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, पता है 1 2 3 4 5, इधर भी पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। इधर क्या होगा, इधर निगेटिव होगा -1 -2 -3 -4, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5। हो गया, समझ में आ गया। एक्स अक्ष है ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस बिल्कुल है एक्स एक्सिस। ये क्या है, वाई एक्सिस, इसमें इधर का भाग क्या है, पॉजिटिव है, एक्स का पॉजिटिव, इधर एक्स का निगेटिव, इधर वाई का पॉजिटिव और इधर वाई का निगेटिव। अब इसमें कैसे हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कैसे आ रहा है। तो देखो बात सिंपल है, मान लो यहाँ में कोई बिंदु हम ले लिए, एक बिंदु ए ले लिए, एक बिंदु ए, ये वाला हमारा बिंदु ए है। अब इस बिंदु ए को कैसे दर्शाएंगे, तो इस बिंदु को दर्शाएंगे हम लोग कि इस ओरिजिन से एक्स अक्ष की तरफ 2 गया है और वाई अक्ष की तरफ 4 गया है। यानी ये जो बता रहा है आपको पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपको ये बात बता रहा है कि इस अक्ष में तुम कोई भी बिंदु ले लो, वो दोनों बिंदु जो भी होंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही होंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आई। अब सेम चीज ये बता रहा है आपको कि इस पार्ट में कोई भी आप एक पॉइंट लो, कोई भी एक निर्देशांक बिंदु जब लोगे तो ये कंफर्म है कि उसके निर्देशांक में पहले निगेटिव आएगा और फिर पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब सेम चीज ये थर्ड क्वाड्रेंट भी आपको बता रहा है कि अगर आप इसमें इस थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो वो दोनों निगेटिव होगा, दोनों उसका निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक, जैसे कि निर्देशांक को कैसे लिखते हैं 4 और 5 ऐसे लिखेंगे। तो ये अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि थर्ड में जो भी रहेगा दोनों निगेटिव, 4 में जो भी रहेगा पहला पॉजिटिव, एक्स का निर्देशांक पॉजिटिव, वाई का निगेटिव। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये एक निर्देशांक है 4 5, हाँ 4,5 ये एक निर्देशांक है, ये कहीं ना कहीं का एक पॉइंट है। अब तुमको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है, 4 और 5। यहाँ पे हम 3-4 क्वेश्चन भी लिख देते हैं, जैसे कि पहला 4 और 5 ये कौन से क्वाड्रेंट का बिंदु है, कौन से क्वाड्रेंट का बिंदु है। दूसरा अगर दे दे -5 और 6 तो बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट का बिंदु है, तो इसी के सहायता से हम लोग बताएंगे। तीसरा अगर हम लोग दे दे -8 और 9 और पूछ दे बताओ बबुआ कौन सा क्वाड्रेंट, -8 और -9 कौन सा क्वाड्रेंट का बिंदु है, तो कैसे बताएंगे। एक और दे देते हैं चौथा, एक और क्यों छूटेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। चौथा अगर दे दे 2 पहले प्लस में फिर -3 माइनस में। अब सबसे पहली बात एक चीज़ और हम लोग आगे जो भी सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि यहाँ पे जो 4 और 5 है, ये 4 जो है एक्स के निर्देशांक होते हैं, एक्स को दर्शाते हैं, और 5 ये दूसरा वाला जो है वाई को, पहला वाला एक्स को दूसरा वाला 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 वाई को। निगेटिव है यानी कि एक्स यहाँ पे निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। एक्स निगेटिव होता है, वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ऐसे रहता है। तो अब बताना है तुम लोगों को चारों क्वेश्चन के बारे में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फटाफट कमेंट में फेंक के मारना है कि बताओ पहला क्वेश्चन जो 4 और 5 है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये निर्देशांक ज्यामिति के कौन से पाद में है, इसमें होगा कि इसमें होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, बस ऐसे बताओ फटक से। तब जा करके ये बात काम में आएगा कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे कैसे होता है। प्रथम अब दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए जो कि एक समय आने के बाद बनता है, 10th में जाने के बाद बनता है। अभी से आप रिवाइज करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, तो 10th में जाने के बाद एकदम क्लियर इमेज बनेगा कि पहला क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, दूसरा में पहले एक्स का जो निर्देशांक है निगेटिव होगा और वाई का पॉजिटिव, तीसरा में एक्स और वाई दोनों का निर्देशांक निगेटिव होगा, चौथा में एक्स का पॉजिटिव और वाई का निगेटिव होता है। ये एक इमेज बनेगा और ये चीज अभी इसी में सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति में ही नहीं काम देगा, आप ट्रिगोमेट्री पढ़िएगा, चाहे कोई भी एक चैप्टर पढ़िएगा, उसमें जा करके ये बहुत ज़्यादा काम देगा। तो देखिए ध्यान में रखिएगा कैसे कैसे हो। तो पहला जो हमारा निर्देशांक बिंदु है
4 5, इसको ध्यान से आप लोग देखिए और देख करके बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, दोनों नंबर जो है पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, और ये एक ही निर्देशांक में ऐसा पॉसिबल है, किसमें, फर्स्ट में, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्रथम पाद में है हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकेंड नंबर पे है कि पहला नंबर निगेटिव में है और दूसरा नंबर पॉजिटिव में है, ये एक ही क्वाड्रेंट पे पॉसिबल है। वो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड नंबर का क्वाड्रेंट, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय पाद में, यानी कि ये जो है ये किसका बिंदु है, तो द्वितीय पाद का बिंदु है। अब इसको देखो, बताओ ये कौन सा पाद में है, तो बताओ -8 -9 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसको तो तुम लोग अपने से बताएगा कि निगेटिव, दोनों निगेटिव तो एक ही में होता है, दोनों निगेटिव तो एक ही में होता है थर्ड में, दोनों निगेटिव तो एक ही में होता है थर्ड में। फिर चौथा नंबर देखो, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव तो मात्र एक ही में होता है, वो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये पहुंच गया क्वाड्रेंट नंबर 4 में। याद कैसे रखना है, ऐसे याद रखना है ब्रदर कि अगर एक्स और वाई के निर्देशांक दोनों पॉजिटिव है तो वो एक्स अक्ष के निर्देशांक, वाई अक्ष के निर्देशांक दोनों पॉजिटिव, बस एक ही में रहेगा, वो है हमारा नंबर 1 में, नंबर 1 यानी कि प्रथम पाद, यानी कि प्रथम क्वाड्रेंट में। अगर पहला एक्स का निर्देशांक निगेटिव आ गया, अभी इसको रहने दो, पहले पहला और तीसरा को समझो। अगर दोनों पॉजिटिव तो प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे थर्ड, दोनों निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, याद रहेगा, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट। फिर अगर पहला निगेटिव एक्स का निर्देशांक निगेटिव है और वाई का पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसी के अपोजिट अगर वो एक्स का निर्देशांक पॉजिटिव और वाई का निगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए जो हम लोग कर रहे हैं कि इसको हम लोग दो तरह से लिखेंगे, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है पहले कि ये हो क्या रहा है, निर्देशांक को लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो अभी लिख के बता दिए। तो देखिए जब हम लोग कोई एक निर्देशांक बिंदु को लिखते हैं, उस पॉइंट को लिखते हैं, तो सबसे पहली बात वो तो कंफर्म है, वो पॉइंट इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश होता है। एक्स यानी कि इधर पॉजिटिव संख्या, मूल बिंदु ओ होता है, पॉजिटिव संख्या इधर क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है निगेटिव, नीचे क्या होता है निगेटिव। अब इसमें कोई भी एक बिंदु यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो उसको हम लोग निर्देशांक से लिखेंगे। कैसे कैसे निर्देशांक रहेगा, तो 2 रहेगा, ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है 2 और 4 का, 2 और 4 का, तो इसमें 2 क्या होता है और 4 क्या होता है, तब देखो तुमको याद रखना। सबसे पहली बात, पहला जो निर्देशांक होता है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक कहलाता है, जिसको हम लोग भुज यानी एब्सिका कहते हैं। अब भुज याद रखना है कि किसको कहते हैं, तो याद रखना है एक्स अक्ष के निर्देशांक को कहते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ऑर्डिनेट किसको कहेंगे, कोटि किसको कहेंगे, तो वाई अक्ष के निर्देशांक को हम लोग ऑर्डिनेट कहेंगे, वाई के निर्देशांक को हम लोग क्या कहेंगे, कोटि। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहली बात तो कोई भी बिंदु लिखा हुआ रहेगा, इस फॉर्म निर्देशांक का कोई भी बिंदु लिखा हुआ है, कहीं भी दर्शाया है कि ये बिंदु यहाँ से यहाँ है, तो उसमें क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट बात कि पहला जो निर्देशांक रहेगा वो x का रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो y का रहेगा। और x का जो निर्देशांक रहेगा उसका दूसरा नाम क्या है, भुज है, और y का जो निर्देशांक रहेगा उसका नाम क्या है, कोटि है। यहाँ से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान रहेगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बताइए तो कोई प्रकार का दिक्कत होगा। ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा कि जो हम लोग x के निर्देशांक है उसको हम लोग भुज बोलेंगे, जो y का निर्देशांक है उसको हम लोग कोटि बोलेंगे। अब जैसे, और सबसे पहली बात ये भी याद रखना है, इससे पहले किसको भुज बोलेंगे किसको कोटि बोलेंगे, इससे पहले ये भी याद रखना है कि जो हम लोग निर्देशांक अगर लिखते हैं जैसे 5 और 6, तो इसमें ये 5 का रोल है कि ये x अक्ष का निर्देशांक है और 6 का रोल है कि ये y अक्ष का निर्देशांक है। अब इसमें पूछेगा कि भुज कौन है, बताओ बताओ बबुआ भुज कौन है, और बताओ बबुआ कोटि कौन है। तब फटाक से आपको बोलना है कि ये 5 जो है हमारा भुज है और 6 है जो हमारा कोटि है। 11th में जाकर के फिर से एक बार आपको ये चीज़ रटवाएगा, इसलिए अभी से आप रट लीजिए। बोलिए याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा कि भुज किसको कहेंगे और कोटि किसको कहेंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, भुज और कोटि और एक्स अक्ष के निर्देशांक और वाई अक्ष के निर्देशांक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और बात ये है कि कभी भी इसका पेयर बदला नहीं जा सकता है। मतलब क्या बोल दिए आप, मतलब ये है कि एक्स वाई हम लोग जैसे लिखते हैं हर एक जगह पे, पूरा यूनिवर्स में तो पता नहीं मैथ ये चलता है या नहीं, कम से कम अर्थ पे जब भी हम लोग कोई भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक निर्देशांक बिंदु को लिखेंगे, एक बिंदु को दर्शाएंगे, तो उसमें कंफर्म रहेगा कि पहला जो संख्या रहेगा वो एक्स अक्ष को दर्शाएगा और दूसरा जो संख्या रहेगा वो वाई अक्ष को दर्शाएगा। और एक्स अक्ष के दर्शाने वाले को क्या बोलेंगे, भुज, और वाई के निर्देशांक वाई को दर्शाने वाले को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। यानी एक्स वाई एक क्रमित युग्म होता है, ऑर्डर्ड पेयर है, जहां एक्स और वाई का क्रम बदला नहीं जा सकता है। इतना छोटा छोटा सा वर्ड्स को हम यूज किए हैं और इसको बस आपको लिखते जाना है, सुंदर से समझते जाना है। ये नोट्स में ना ज़्यादा आपको हार्ड पड़ेगा ना ज़्यादा लो पड़ेगा, मीडियम रहेगा, समझ में भी आएगा। ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है नहीं, आपको लिखना है ऐसे एक्स वाई, आपको समझना है कि इसको हम लोग भुज, इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। आपको समझना है कि जब हम लोग एक निर्देशांक बिंदु को दर्शाएंगे तो वो 100% हम लोग श्योर रहेंगे इस बात से कि पहले एक्स के निर्देशांक को लिखेंगे फिर वाई के निर्देशांक को लिखेंगे। एक्स के निर्देशांक को हम लोग भुज बोलेंगे, वाई के निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलेंगे। इस स्लाइड में बस यही तो सीखे हम लोग, इसके अलावा कुछ सीखे हैं नहीं। समझ में आएगा? हाँ, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। चलो, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ कि किसको भुज कहेंगे, किसको कोटि कहेंगे, कौन एक्स के निर्देशांक को हम लोग भुज और वाई को कोटि कहेंगे। अब देखिए आगे क्या है। आगे जैसे कि एक हम लोग बिंदु लेकर के आए, ठीक है, बिंदुओं का आलेख। जैसे यहाँ पे एक बिंदु पी लिए हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का यही है कि एक बिंदु पी लिए हैं। बिंदु पी लिए नहीं है, ड्रिंक नहीं कर गए हैं, एक बिंदु पी को हम लिए। तो उसमें सबसे पहली बात, इस बिंदु पी में भुज कौन है, कोटि कौन है? तो इस चार को हम लोग, ये जो चार है एक्स अक्ष का निर्देशांक है ना, एक्स अक्ष का निर्देशांक, इसको हम लोग भुज बोलेंगे। और ये तीन है जो कि तीन किसका निर्देशांक है, तो तीन जो है ये हमारा वाई का निर्देशांक है, जिसको हम लोग कोटि बोलेंगे। और बात रही कि ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, चार और तीन जो है कौन सा चतुर्थांश में होगा, तो 4 और 3 है। तो आ जाओ, पीछे हम लोग सीखे ना कि कैसे निकालेंगे, पीछे हम लोग सीखे हैं कि कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लो एक यहाँ पे निर्देशांक 4 और 3 है, तो दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव तो मात्र एक ही क्वाड्रेंट में होता है जिसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस यहाँ से हमारा काम हो गया या नहीं हो गया? यानी कि जब हम लोग कोई एक निर्देशांक बिंदु को देखेंगे तो उसको देखते ही कुछ चीजें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहली बात तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, हिंदी में बोले तो कौन से पाद में है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। तो अगर पॉजिटिव है तो प्रथम पाद में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि उस बिंदु में एक्स का निर्देशांक कौन है और वाई का कौन है। तीसरी बात ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि उसमें भुज कौन है और कोटि कौन है। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो हमारा क्वेश्चन भी तो बहुत सिंपल सा यही था ना। बस क्वेश्चन था 4 और 3, जो कि 4 इसमें भुज हो गया, 3 इसमें कोटि हो गया, और चतुर्थांश की बात करें तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, जो कि कहाँ होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे है हमारा बिंदु पी 4 3। कैसे हम लोग इसको लिखते हैं ग्राफ में? कुछ नहीं करते हैं, 4 और 3 है, इट मीन्स एक्स की तरफ 4 जाना है, 1 2 3 4 चल गए। और फिर 3 है वाई का निर्देशांक, यानी कि वाई की तरफ 3 जाना है, तो 1 2 3 पहुंच गए। ये हमारा जो पॉइंट है, बिंदु है, यही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 और 3। समझ में आई बात? अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु क्यू लो, तुम एक बिंदु क्यू लो और उसमें तुम ज्यादा कुछ मत करो, दोनों नंबर दिख रहा होगा, निगेटिव है, तो उससे तो मतलब है नहीं। भुज हमारा -3 हो जाएगा, पहले वाला क्या हो जाएगा, भुज, और कोटि हो जाएगा -5। अब चतुर्थांश की बात करें तो कौन से चतुर्थांश में होगा, तो हम पीछे ही रटवाए हैं। अगर एक्स और वाई दोनों के निर्देशांक पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एक्स और वाई दोनों के निर्देशांक अगर निगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। बाकी एक में प्लस माइनस, एक में माइनस प्लस होता है, वो किस में होता है वो तो आप पेशेंस रख करके देखिएगा तो समझ आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि इसमें भुज जो है -3 है, कोटि जो है -5 है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों निगेटिव है। दोनों पॉजिटिव रहता तो फर्स्ट में, दोनों निगेटिव है तो थर्ड। ये तो समझ में आ गया। अब इसको हम लोग कैसे निर्देशांक को दर्शाएंगे, कैसे? बहुत सिंपल है, कैसे दर्शाएंगे, चुपचाप लिखते जाएंगे। -3 है ना, तो सबसे पहले x की तरफ -3 चलेंगे। तो तुम्हारा x जो है, कौन है तुम्हारा x? देखो इधर से चलो -3 की तरफ, -1 -2 एंड -3 पे पहुंच गए। उसके बाद y की तरफ -5 जाना है,
तो -5 जाना है तो ऊपर मत चल जाना, नीचे आना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, देखो ये वाला बिंदु है, ये ना है थर्ड क्वाड्रेंट में -3 और -5। हाँ, याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा? अब जैसे एक मेरे तरफ से तुम बना के जाओ, एक क्या दो बना के जाओ। पहला P था, Q था। अब बताओ, अगर हम पूछे कि एक R बिंदु है जो जिसका निर्देशांक बिंदु है -2 और 4, R हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम मेरे तरफ से लेके जाओ, ये P Q R एस हो गया। एस एक एस बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3 और -2। चलो बताओ, सबसे पहली बात बताओ इसमें भुज कौन है? तो तुम फटाक से बोलेगा कि हमारा भुज जो है वो -2 है। कोटि कौन है जी? तो तुम बोलेगा फटाक से कि हमारा कोटि जो है वो 4 है ना, 4 इसमें कोटि है बिल्कुल। फिर बोलेंगे कि बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है? कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से चतुर्थांश में है? चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद या द्वितीय, वैसे क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। तो ये कौन से चतुर्थांश में है? तो देखो क्या है, निगेटिव पॉजिटिव। तो पहले निगेटिव और बाद में पॉजिटिव, तो पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव जो है वो सेकेंड चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो यानी इससे समझ में आ गया कि ये कौन से चतुर्थांश में है? तो द्वितीय चतुर्थांश में है। अब ये बिंदु है कहाँ पे? ये बिंदु को हम लोग कैसे खोजेंगे? -2 4 है कहाँ पे? तो सबसे पहली बात, x की तरफ -2 चलो तो -1 -2, फिर y की तरफ 4 चलो तो y की तरफ 4, बताओ ऊपर जाएंगे कि नीचे? तो +4 है तो ऊपर आना जाएंगे जी। 1 2 3 4, यहाँ पे ये हमारा बिंदु है, ये बिंदु -2 और 4 यहाँ पे। ध्यान रहेगा कैसे लिखेंगे। फिर जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम दे दिए, 3 और -2, एक बिंदु एस है, इस बिंदु का नाम क्या है? पी क्यू आर दिए थे, ठीक है। अब इस बिंदु का नाम एस है, 3 और -2 है, तो पहले पॉजिटिव और बाद में निगेटिव, ये किस किस चतुर्थांश की बात हो रही? तो हम लोग कहेंगे ये बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट की, चतुर्थ चतुर्थांश की, चौथा नंबर वाला। ये देखो चौथा नंबर वाला, इसमें ही पॉसिबल है ऐसा कि एक्स का निर्देशांक पॉजिटिव होगा और वाई का निगेटिव होगा इसमें। अब इसको हम लोग, इसका भुज क्या है जी? 3 है। कोटि क्या है जी? -2 है। अब बताओ इसको हम लोग दर्शाएंगे कैसे? तो सबसे पहले x की तरफ 3 जाना है, x की तरफ 3, बस ध्यान रखना है कि पॉजिटिव की तरफ 3 जाना है कि निगेटिव की तरफ। तो x की तरफ 3 पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो 1 2 3 चलाएं। अब y की तरफ -2 जाना है, तो y की तरफ -2 जो है ऊपर होगा कि नीचे? तो नीचे होगा, -1 -2 यहाँ पे। ये हमारा बिंदु हो गया जिसका नाम क्या हो जाएगा? 3 और -2। क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम बताया आपने? तो 3 और -2 नाम बताया, जिसको हम लोग इस बिंदु से दर्शा रहे हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे ऐसे करके हम लोग समझेंगे। यानी यहाँ तक आप लोग अगर पहुंचे हैं तो मोटा मोटी समझ गए होंगे कि एक निर्देशांक ज्यामिति में कोई बिंदु को कैसे दर्शाएंगे और उस बिंदु में कौन सा पद क्या होता है नहीं होता, छोटे छोटे बात तो आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल। तो यही तो समझना है 9th में। 10th में जाकर के फिर इसका 10th में जाइएगा ना, तो कहेगा बताओ ई और ई दोनों के बीच की दूरी क्या है, तब उसमें हम लोग दूरी सूत्र पढ़ेंगे और उस फॉर्मूला याद करेंगे। फिर कह देगा बताओ ये तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ेंगे। लेकिन अभी वो नहीं पढ़ना है, अभी तो बस समझना है कि कौन से पॉइंट को क्या कहेंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया होगा? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट मामला है, जिस मामले में बिंदु का मान क्या होता है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मामला है ब्रदर? देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मामला ये है कि मान लो कोई बिंदु x अक्ष पर ही हो। अभी तक तो हम लोग जब भी बिंदु को पढ़ रहे थे तो वो कोई अक्ष पर नहीं था, इट मीन्स इस पर या इस पर नहीं था। इस पर रहने का मतलब है कि हम लोग जितना भी अभी बिंदु पढ़े हैं, वो देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। लेकिन अगर हम बोले तब क्या होगा जब कोई बिंदु x अक्ष पर ही हो, यहीं पे कोई बिंदु रहे, तब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हाँ, जैसे कि इसमें तो हम लोग काउंट कर लेते थे कि बबुआ रे x की तरफ कितना गया, तो x की तरफ 1 2 गया, तो x का -2 हो गया, -2 की तरफ गया था। y की तरफ कितना गया रे, तो 4 गया, तो 4 हो गया। लेकिन इसमें आप कैसे काउंट कीजिएगा? x की तरफ कितना गया? 1 2 3 और -4, 1 2 3 -4 की तरफ गया है, ठीक है। y की तरफ पते नहीं है, तो वही समझेंगे कि क्या होगा। सबसे पहला हम लोगों को सिचुएशन ये आएगा कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर ही हो, ये एक्स दिख रहा है ना तुम लोगों को? अगर कोई बिंदु x अक्ष पर ही हो, तब याद रखना है कि सबसे पहली बात उसका भुज जो है वो तो कोई ना कोई नंबर होगा और कोटि 0 हो जाता है। ध्यान रहेगा कि कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर ही हो तो कंफर्म है
कि उसका भुज में तो कोई ना कोई नंबर रहेगा, चाहे निगेटिव, जैसे ये भुज है ना, भुज कोई ना कोई नंबर रहेगा, 5 रहेगा, चाहे कुछ भी रहेगा, और कोटि 0 हो जाएगा। कब? जब एक्स अक्ष पर ही कोई बिंदु है। उदाहरण के लिए 5 0 -2 0, ये सब क्या है? ये सब है एक्स अक्ष पर ही। यहाँ हमेशा क्या हो जाएगा? कोटि 0। अब देखो मोटा मोटी बात समझो क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले लिए, बताओ बबुआ 6 -6 और 0 ये कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है? तुम खोज ले चलेगा यार, ये तो कोई क्वाड्रेंट में नहीं दिख रहा है हमको। तब तुमको ध्यान रखना है कि इसमें भुज क्या है, तो भुज जो है वो -6 है, और कोटि क्या है, और कोटि जो है 0 है। और तुम आंख बंद करो और कहीं पे नोट पॉइंट लिखो जो बोल रहे हैं, उसके अलावा तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कहीं भी तुमको दिखे कि कोटि 0 हो गया, y का निर्देशांक 0 हो गया, तो हम लोग चुपचाप कहेंगे कि ये बिंदु जो है कहाँ है? एक्स अक्ष पर है। कहाँ है ये बिंदु? एक्स अक्ष पर है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यानी कभी भी तुमको ऐसा दिखे, क्या दिखे, कि एक्स का निर्देशांक कुछ भी रहेगा, निगेटिव रहेगा या फिर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जैसा ही कोटि 0 होगा, कोटि यानी कि y का निर्देशांक 0 होगा, तो हम लोग कहेंगे वो बिंदु जो है किस पर है? तो एक्स अक्ष पर है। दिमाग में बात जा रहा है? कभी भी ऐसा हो कोटि 0 हो जाए तो कहेंगे उस बिंदु को कि वो बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर है। बोल पाइएगा? कैसे नहीं बोल पाइएगा जी, क्या दिक्कत है? अब जैसे यहाँ पे कैसे ये बात होता कैसे है, तो जैसे ये 5 और 6 एक निर्देशांक है, 5 और 6 है ना, निर्देशांक बिंदु है 5 और 6। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले एक्स की तरफ 5 जाएगा, तो 1 2 3 4 5, एक्स की तरफ 5 चल गया। और वाई कितना है? 0, तो वाई की तरफ 0 जाओ। अब बताओ, y की तरफ 0 स्टेप जाना है, इसका मतलब x की तरफ तो 5 स्टेप जाना था, y की तरफ 0 स्टेप जाना है, इसका मतलब है कोई स्टेप नहीं जाना है y की तरफ। सिंपल सा तो फंडा है। y की तरफ 0 स्टेप, हम बोलेंगे तुम यहाँ से 5 स्टेप आगे जाओ, तो फटाक से 1 2 3 4 5 स्टेप आगे चल गया। अब बोलेंगे कि 0 स्टेप तुम पीछे आओ। 0 स्टेप पीछे आने का मतलब है कि तुमको जहां वहीं रहना, वहां से तुमको थोड़ा सा हिलना ही नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पे है, x की तरफ 5 स्टेप था, y की तरफ 0 स्टेप है, इट मीन्स वो x अक्ष पर ही रहेगा। मोटा मोटी बात, नोट पॉइंट आपको लिखना है कि जब भी निर्देशांक बिंदु में, लिख लीजिए, जब भी निर्देशांक बिंदु में x निर्देशांक का कुछ भी मान हो, 0 छोड़ करके, 0 रहेगा तो वो मूल बिंदु पर आ जाएगा। एक, या फिर ऐसे लिखिएगा, जब भी निर्देशांक बिंदु में x अक्ष का ऋणात्मक या धनात्मक मान हो, या फिर भुज का ऋणात्मक या धनात्मक मान हो, लेकिन कोटि का मान 0 हो, या y के निर्देशांक का मान 0 हो, तो हम लोग उसे कहते हैं वो एक्स अक्ष पर है, वह बिंदु एक्स अक्ष पर है। ध्यान रहेगा? बताओ, पहला जो ये पोर्शन था हमारा ये कंप्लीट हुआ। बताओ ये वाला तुमको ध्यान रहेगा कि कब कब कैसे एक्स अक्ष पर रहेगा। कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर रहेगा, इसका मतलब होगा कि उसके कोटि का वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर रहेगा, इसका मतलब है उसके कोटि का वैल्यू 0 हो जाएगा। याद रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, बिल्कुल याद रहेगा। अब देखो, यहाँ से हम लोग एक छोटी सी बात और समझते हैं। कौन सी बात है? अगर ऐसा हो कि कोई बिंदु y अक्ष पर हो, तब भी हम लोगों को याद रखना है कोई भी बिंदु 0y के रूप में होता है, यहाँ हमेशा भुज 0 हो जाएगा। अभी क्या हुआ था? कोटि 0 हुआ था तो एक्स अक्ष पर था ना। अब क्या होगा? भुज 0 हो जाएगा, तो वो बिंदु जो है y अक्ष पर हो जाएगा। यानी y अक्ष पर रहने के लिए हम लोगों को भुज हमेशा क्या सोचना पड़ेगा? 0। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर लिखना है तो भुज 0 हो जाए और कोटि कोई भी संख्या रहे। जैसे अगर हम बोले कि बताओ रे 0 और 8 ये बिंदु कहाँ पर होगा, तब क्या बोलिएगा? तब आपको दिखेगा भुज हमारा 0 हो गया है और कोटि का वैल्यू 8 है, यानी कि ये y अक्ष पर होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बहुत सिंपल था। यानी इसमें याद रखने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान एकदम दिमाग में एकदम अच्छा से दिमाग के अंदर रखना ये है कि जब भी अगर आपको दिखे कि भुज 0 हो गया है, y का वैल्यू कुछ भी रहे, नेगेटिव या पॉजिटिव, 0 छोड़ के 0 रहेगा तो ये मूल बिंदु पे आ जाएगा। y का वैल्यू कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगा और भुज हमारा 0 हो गया है, तो हम लोग कहेंगे कि वो बिंदु y अक्ष पर है। क्या कहेंगे? कि वो बिंदु y अक्ष पर है। जब भी ऐसा हो, y अक्ष पर कब रहेगा? जब क्या हो जाए? भुज 0 हो जाए और कोटि का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव रहे, 0 को छोड़ करके, तो हम लोग कहेंगे कि वो बिंदु y अक्ष पर है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम छोटा सा देते हैं बीच में आप लोगों के लिए, दोनों के बारे में बताना है। -8 और 6
और सॉरी -8 और 0 और 7 और 0 और -2 और 0 0, तीनों को बताओ ये तीनों कहाँ पे होगा, ये तीनों बिंदु के बारे में बताओ, ये तीनों बिंदु कहाँ पे हो। तो पहला बिंदु में देखो भुज तो -8 है, कोटि हो गया 0। हाँ, भुज तो -8 है, कोटि हो गया 0। अब बताओ x का निर्देशांक दिया है, y का है ये नहीं है। इससे हम लोगों को समझ में आया, क्या समझ में आया कि ये x अक्ष पर होगा। कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा, है या नहीं। हाँ, है या नहीं। अब फिर से देखो दूसरा में क्या है कि भुजे को 0 कर दिया है, x के निर्देशांक को 0 कर दिया है, y का वैल्यू है, यानी कि ये y अक्ष पर होगा। कहाँ होगा, y अक्ष पर। और एक बात और तो बताया ही नहीं, अगर दोनों 0 हो गया तो यानी कि ये ही तो है हमारा मूल बिंदु, जो हम लोग स्टार्टिंग में सबसे शुरू में एकदम बेसिक में ही पढ़े थे कि मूल बिंदु किसको कहेंगे, तो ओरिजिन किसको कहेंगे, यहाँ पे जहाँ पे दोनों रेखा कट करेगा, ये ना हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो जब दोनों 0 हो गया तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, यही हमारा मूल बिंदु है। ध्यान रहेगा, बताइए कोई दिक्कत होगा। ये सब बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं जो आपको एकदम नीचे से पकड़ के उठाएगा, इतना बेसिक है। याद रहेगा, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत होगा यहाँ तक। कब x अक्ष पे होगा, कब y अक्ष पे होगा, तो जब हमारा क्या हो जाए, कोटि 0 हो जाए तो वो बिंदु x अक्ष पे होगा, और जब हमारा भुज 0 हो जाए तो वो बिंदु y अक्ष पर होगा। याद रहेगा या नहीं रहेगा। अब इस वर्ड का मतलब हम लोग इस वर्ड का ऑपरेशन करने वाले, इस वर्ड को ऑपरेट करके ऑपरेशन करने वाले हैं। कैसे ऑपरेशन करने वाले हैं, हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। देखिए, तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, सबसे पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहली अक्ष होगा, एक्सिस होगा, जो कि कौन कौन सा अक्ष होगा, x अक्ष होगा और y अक्ष होगा। यानी इस पूरे चैप्टर में ये जो हम 3 बना करके लाए ना, माइंड मैप की तरह 1 2 3 लाइन जो बना करके लाए कह सकते हैं, इसी तीनों लाइन पे पूरा निर्देशांक ज्यामिति टिका हुआ है, निर्भर है, कह सकते हैं। हाँ, याद रहेगा क्या है टिका हुआ, मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति, अगर जहां पे बात हो रहा है निर्देशांक ज्यामिति का, वहां पे अक्ष का बात जरूर होगा, एक्सिस। जहां पे 2 अक्ष होते हैं, हम लोगों के लिए फिलहाल 2 अक्ष पढ़ना है, एक जेड अक्ष भी होता है जो ऐसे 3D में निकला हुआ होता है, जो अभी नहीं पढ़ना है हम लोगों को। तो 2 अक्ष कौन कौन सा होता है, एक अक्ष जो कि क्षैतिज है, y अक्ष जो कि ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज मतलब जो गिरा हुआ है, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ा है, एक अक्ष y अक्ष। और जब चतुर्थांश की बात होगा, जब निर्देशांक ज्यामिति की बात होगी तो चतुर्थांश की बात होगी, और चतुर्थांश की बात होगी तो उसमें 4 चतुर्थांश होगा। चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट, इसको एक और नाम है पाद। तो अब जब 4 चतुर्थांश की बात होगी, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे होगा 4 चतुर्थांश। फिर निर्देशांक कोऑर्डिनेट की बात होगी, तो ये हमारा निर्देशांक है एक्स वाई, जिसमें एक्स क्या है भुज, एक्स क्या है भुज और वाई क्या है कोटि। इतना बात जरूर यूज होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को, आप लोगों को एक छोटा सा बात बताना पड़ेगा। अगर कोई संख्या पॉजिटिव है, कोई निर्देशांक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा जी, इसका मतलब होगा वो प्रथम चतुर्थांश में है। अगर कहीं पे कोई संख्या पॉजिटिव निगेटिव है, इसका मतलब है वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में। अगर कहीं पे निगेटिव है, इसका मतलब वो कौन से चतुर्थांश में होगा, थर्ड में होगा। अगर कहीं पे आपको दिखे क्या कि पहले निगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा। देखिए यहाँ पे गड़बड़ा गया, ये जो है पहले पॉजिटिव और बाद में निगेटिव, ये होगा चौथे चतुर्थांश में, और पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव ये होगा दूसरे चतुर्थांश में। याद रहेगा, यानी जब भी निर्देशांक ज्यामिति की बात होगी तो उसमें ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमेशा यूज होगा, जो आपको ध्यान रखना है कि जब निर्देशांक ज्यामिति का बात होगा तो वहां पे अक्ष का बात जरूर होगा। एक्सेस जो कि 2 तरह के होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा जो होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और वाई अक्ष जो ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। उसके बाद चतुर्थांश की बात होगा, उसमें 4 चतुर्थांश होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो कि आपको पता है ऐसे होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। और चारों चतुर्थांश में पहला चतुर्थांश में जो भी बिंदु रहेगा वो पॉजिटिव, दूसरा चतुर्थांश में जो भी बिंदु रहेगा वो निगेटिव, और तीसरा चतुर्थांश में जो भी बिंदु रहेगा वो निगेटिव, और चौथा में जो भी रहेगा वो पॉजिटिव। फिर निर्देशांक की बात होगी, कोऑर्डिनेट की बात होगी, वो निर्देशांक क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा, और वो एक्स वाई में एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। इतना याद रहेगा, बताइए इतना याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत होगा इतना में? अगर इतना ध्यान रहेगा
तो हमारा निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर बहुत बेसिक से चल रहा है, एकदम बेसिक से चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे हम लोगों को अभी नहीं होने वाला नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु क्या है हमारे लिए इस चैप्टर का? मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु देखिए ये है, जब हम लोग समरी की बात करेंगे, कोई भी एक चैप्टर पढ़ते हैं उसका समरी होता है ना, हाँ वैसे समरी की बात करेंगे। इतना छोटा सा वीडियो में आप इतने बेसिक से चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ये इस बात का अंदाजा है आपको। एक तल पर बिंदु का स्थान निर्धारण दो लंबवत अक्षों से होता है। क्या बोले थे? सबसे स्टार्टिंग में ही हम लोग बोले थे ये हमारा एक तल है ना, एक तल, और इस तल में ये एक बिंदु है, इसके स्थिति का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? तो इसका स्थिति का निर्धारण हम लोग दो अक्षों से करते हैं। एक लाइन हम लोग खींचते हैं जो कि क्षैतिज होता है, एक लाइन हम लोग खींचते हैं जो ऊर्ध्वाधर होता है। इस क्षैतिज को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट तो यही था हमारा, जिसको हम लोग एक्स वाई से लिखते हैं ना। एक तल पर क्या है हमारा पॉइंट? ये है कि जब हम लोग एक तल पर बिंदु को स्थान निर्धारण करते हैं तो वो दो लंबवत अक्षों से करते हैं। किससे? एक्स और वाई से होता है, याद रहेगा। कोई भी एक तल पर ऐसे एक सरफेस पे जब हम लोग कोई बिंदु का स्थान निर्धारण करेंगे, उस बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए हम लोगों को एक्स और वाई दो अक्षों की सहायता लेना पड़ेगा। फिर हम लोगों को आगे पढ़ना है, जहां अक्ष मिलते हैं वह मूल बिंदु ओरिजिन कहलाता है। इसे निर्देशांक 0 0 होते हैं। पीछे हम लोग बताए थे ना कि 0 0 कहाँ होगा, तो 0 0 कहाँ होगा? जहाँ पे दोनों अक्ष मिलेगा, यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, एकदम सुंदर से ये सारे पॉइंट्स को लिखना है। इससे ज्यादा कुछ तुमको सीखना ही नहीं है 9th में। अगर तुम इतना इसी को 10 बार देख करके एकदम अपने हाथ में कर लेते हो, बहुत अच्छा है। जिस क्लास में हो ना, उस क्लास में पेशेंस रख करके बस देखो कितना कम सिलेबस है और कितना कम है, और उसको एक बार नहीं 10 बार उसी सिलेबस को एकदम घोर के पी दिए तो क्या होगा? जब अगला क्लास में जाएंगे तुम्हारा मजबूत रहेगा। और तुम अभी 9th सीखा ही नहीं, 10th पढ़ने निकल गया, लो हो गया गड़बड़ी। पहले तुम बेस जानवे नहीं करता है यार, तुम पहाड़ा जानवे नहीं करता है, और तुमको गुना सिखाएंगे तो समझ में आएगा? हाँ नहीं आएगा, पहले पहाड़ा तो सीखना पड़ेगा ना। और वो भी बात है, एक बात और भी है कि अब जब बड़ा हो गए, गुना सीख गए, तो पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले पहाड़ा तो सीखना पड़ेगा ही अगर आपको गुना सीखना है तो। आप बड़ा हो गए हैं, बड़ा हो जाइएगा तो फिर पहाड़ा का यूज न करके डायरेक्ट गुना कीजिएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन गुना के सहारे पहाड़ा के बिना काम चल जाता है। लेकिन पहले आपको पहाड़ा बचपन में सीखना ही पड़ेगा, तभी आप गुना सीखिएगा, तब जाकर के आप पहाड़ा को लतिया के भगा दीजिएगा। यही दुनिया का नियम है। जब हम लोग पहाड़ा सीखते हैं, यूज करते हैं, उसका यूज कर करके गुना सीख गए तो पहाड़ा को लतिया के भगा दिए, गुना से हम लोग काम चला लेते हैं। हाँ, यही यूज ही का तो पूरा खेल है कि जिसका यूज है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, यूज खत्म हुआ, लतियाएं अपना काम निकाल दिए, जो कि गलत बात है ना। लेकिन गलत क्या है, दुनिया चल रहा है। निर्देशांक हमेशा एक्स वाई के क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग निर्देशांक को लिखेंगे तो एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म में लिखेंगे, जहां एक्स पहला एक्स अक्ष होगा, दूसरा वाई अक्ष होगा, एक्स क्या होगा? भुज होगा, वाई क्या होगा? कोटि होगा। निर्देशांक हमेशा एक्स वाई के क्रमित युग्म में लिखेंगे, जहां पे एक्स हमारा भुज होगा, वाई हमारा कोटि होगा। एक्स वाई और वाई एक्स समान नहीं है। यदि कहीं पर बिंदु, कहने का मतलब ये है ना ब्रदर कि यदि कहीं पे बिंदु 2 और 3 है और कहीं पे बिंदु 3 और 2 है, तो क्या ये दोनों सेम है, सेम बिंदु है? नहीं गधा, ये दोनों बिंदु सेम कभी नहीं। अब एक बात और है, अगर कहीं पे दिख जाए, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सब है, 4 4 और 4 4, तो ये तो बराबर होगा दोनों बिंदु, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे दिख गया 1 2 और 2 1, तो क्या ये बराबर होगा? नहीं, ये जो है बराबर नहीं होगा। 1 2 और 2 1, 2 3 और 3, 4 4 4 4 तो बराबर होगा। यहाँ तक जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है उसका बेस जो था, जिसमें हम लोगों को छोटे छोटे बातों को समझना था, चीजों को समझना था, वो क्लियर हो गया। ध्यान ये रखना है कि निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक यहाँ पे आपके पूरे मजबूत होना चाहिए, भुज कोटि पहचानने के लिए आना चाहिए, बिंदु कहाँ पे लिखा है उस बिंदु को कैसे हम लोग जानेंगे वो पहचानने के लिए आना चाहिए। साथ में अगर एक टाइप हम यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, अगर बता दे रहे हैं तो उस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। ये बात आप एकदम ध्यान में रखिए कि अगर एक टाइप बता दे रहे हैं तो वो टाइप आपसे बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। वो टाइप को आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए एकदम अच्छा से। जैसे इसमें है क्वेश्चन ऐसे पूछा है 9th में, कुछ और भी टाइप्स के क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं और अच्छे से क्लियर अगर हो, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख करके मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, प्लेलिस्ट में जाइएगा,
तो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिखेगा, वो देख करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या है, कह रहा है आकृति 3.14 देखिए, जो कि ये हमारा 3.14 आकृति है जो आपको दिख रहा होगा। 3.14 आकृति हमारा ये है जो आपको दिख रहा होगा, जिसमें ये हमारा एक्स अक्ष है, ये क्या है एक्स अक्ष है, और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब कह रहा है कि बी के निर्देशांक, इसमें बी का निर्देशांक क्या है ब्रदर, ये है बी का निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक ये जो है ये क्या है, तो सबसे पहली बात हम लोग x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो x की तरफ आ जाओ, तो एक ये जो b निर्देशांक है x की तरफ कितना आया है, 5 आया है। लाइन दिख रहा है ना सबको, x की तरफ 5 आया है। एक काम करते हैं, रेड लाइन बना देते हैं ताकि दिखे अच्छा से। ये है हमारा x अक्ष, अब दिखेगा, और ये है हमारा y अक्ष, बिल्कुल। अब कह रहा है कि b के निर्देशांक, ये b का निर्देशांक ये है, b का निर्देशांक कौन है, तो x की तरफ कितना है जी, -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि x की तरफ तो -5 आया, -5 आया। y की तरफ कितना गया, तो y की तरफ -1 -2 सॉरी +1 +2 2 गया, तो ये रहा हमारा -5 और 2 b के निर्देशांक। देखा कैसे बताएं। अब c का निर्देशांक तुम बताओ, c कहाँ है, ये रहा हमारा c। तो c में पहले x की तरफ जाना, x किधर है, नीचे या फिर राइट साइड, तो राइट साइड। 1 2 3 4 5, तो c पे पहुंचने के लिए 5 आया, c पे पहुंचने के लिए 5 आया। उसके बाद y की तरफ जाना है, तो y किधर है जी, तो y जो है हमारा इधर है नीचे, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो आ गए इधर x की तरफ, y की तरफ जाने के लिए -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि 5 और -5 ही हमारा c का निर्देशांक हो गया। अब कह रहा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब खोजिए -3 और -5 कहाँ है, तो -3 यानी x की तरफ, 1 2 3 -3 और -5 यानी कि -5 नीचे जाना है। -5 तो नीचे ना जाएगा जी, +5 रहता तो y के ऊपर जाते, तो -5 यहाँ आगे हमारा ई बिंदु है। यानी कि कह सकते हैं कि जो निर्देशांक -3 -5 है वो क्या है, बिंदु ई है, बिंदु ई। फिर कह रहा है 2 और -4, 2 और -4, तो 2 और -4 किधर है जी, तो x की तरफ 2 जाना है, 1 2, और 4 किधर जाना है जी, तो 4 जाना माइनस की तरफ, नीचे आ जाए। ये हमारा हो गया जी, बिंदु कौन सा हो गया, जी। समझ में आ रहा है जी। अब कह रहा है डी का भुज बताओ, अब डी बिंदु खोजो, डी बिंदु कहाँ है, तो डी बिंदु ये रहा हमारे। डी बिंदु में x का निर्देशांक क्या है, 6, x का निर्देशांक क्या है 6, y का क्या है 2। अब इसमें भुज क्या है जी, सोचने नहीं है, भुज हो गया हमारा 6। अब कह रहा है एच की कोटि, एच कहाँ है, एच 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 एच, तो एच को जब हम लोग देखेंगे तो एच यहाँ है। इसमें x का निर्देशांक कितना है, -5, y का कितना है, -3, तो y वाला ना कोटि होता है, यानी कि बिंदु एच की कोटि -3 हो गई। हाँ, फिर l का निर्देशांक, l किधर है, l l l l खोजो, l कहाँ है, l ये रहा। अब l जो है y अक्ष पर है, और जैसे ही पता चला कि y अक्ष पर है, यानी कि x का वैल्यू 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यानी कि y अक्ष पर है 5, l का वैल्यू हो गया 0.5। और हम पीछे आपको रटवा चुके हैं कि अगर आपको भुज का वैल्यू 0 दिख रहा है, यानी कि वो बिंदु y अक्ष पर है, और अगर आपको कोटि का वैल्यू 0 दिख रहा है, यानी कि वो बिंदु x अक्ष पर है। फिर कह रहा है बिंदु m के निर्देशांक, m बिंदु कौन सा है जी, m किधर है, m देखो कहाँ दिख रहा है, m ये रहा हमारे पास। तो m जो है x अक्ष पर है या नहीं है, बिल्कुल x अक्ष पे है, तो x पर है तो y का कोटि 0, हमारा वो कोटि जो है 0 हो जाएगा, यानी -3 और 0, m हो जाएगा -3 और 0। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं। इस तरह से क्वेश्चंस है हमारे एनसीईआरटी में, और मेन जो है ना बेसिक्स को समझना, क्वेश्चन बहुत कम दिया है एनसीईआरटी में, आपको समझाने के लिए बस दिया है बेसिक्स को कि ऐसे ऐसे ये होता है, ऐसे ऐसे ये समझो, बस ये समझाने के लिए दिया है, और क्वेश्चन तो बहुत कम दिया है एकदम प्रैक्टिस करने के लिए। कर रहा है फिर क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है ये आज इस चैप्टर के, कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर -2 4 बताओ, -2 4 किस अक्ष पर है। पीछे हम लोग इसका सॉल्यूशन करवाए थे, 3 और -1 तीसरा, -1 और 0 चौथा, 1 और 2 पांचवा, -3 और 1 और 2, -3 और -5। ठीक है, अब बताना है बस आपको, क्या बताना है, बस आपको बताना है, क्या बताना है कि ये जो बिंदु हैं सारे आपको दिख रहे होंगे, ये बिंदु कौन से अक्ष पर हैं या फिर कौन से तल में है। अब याद कैसे करवाए थे कि अक्ष और तल क्या होगा,
तो सबसे पहली बात ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई है तो वो क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव। अगर थर्ड में कोई है तो क्या होगा, निगेटिव निगेटिव। ये हमारा सेकंड था ना, ये हमारा थर्ड है ना, निगेटिव निगेटिव। अगर 4 में कोई है तो कैसे होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव, है ना। अब देखो हम लोग सबसे पहली बात, ये हमारा 4 नंबर। और सबसे पहली बात, अगर कोई एक्स अक्ष पर है तो क्या होगा, तो हम लोग बोले थे ना कि एक्स अक्ष पर होने के लिए, एक्स अक्ष पर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो कोटि 0 होना चाहिए, कोटि 0 होना चाहिए। और वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर होने के लिए उसका भुज 0 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है, वाई अक्ष पर होने के लिए भुज 0 होना चाहिए, एक्स अक्ष पर होने के लिए कोटि 0 होना चाहिए। उसके बाद क्या और याद रखना है, अब खोजना है और क्या। पहले है -2 और 4, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है जी, तो देखो सेकंड में होता है, यानी कि ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है। लिख लेना तुम लोग हिंदी में सुंदर से। फिर क्या, पॉजिटिव निगेटिव कौन से चतुर्थांश में होता है, 4 में, चतुर्थ चतुर्थांश में। लिख लेना हिंदी में। निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, माइनस है और 0 है, यानी कि ये हमारा -1 भुज है और वो 0 कोटि है। अब कोटि जब 0 हो गया, देखो कोटि जब 0 हो गया, यानी कि ये बिंदु कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पर होगा। कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर होगा। 1 और 2, 1 और 2 यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में है। -3 और -5 दोनों निगेटिव आ गया, तो दोनों निगेटिव तो एक ही सिचुएशन में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए, चीजों को समझ लिए। और यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो पूरा हो गया खत्म। बताओ कोई दिक्कत होगा, हाँ होगा कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत होगा। अब आप लोगों को फटाफट चीज़ों को समझना है, नोट्स को बनाना है। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब करके जाना है, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुँचाना है जो 9th में पढ़ने चाहते, जो 9th में पढ़ रहे होंगे, पढ़ना चाहते हैं और बेसिक्स को मजबूत करना चाहते हैं, उन तक जरूर पहुँचाइएगा। और 9th के बाद जब 10th में जाइएगा तो उसका भी हमारे पास सारा इलाज रहेगा। और फिलहाल आप लोग इस चैप्टर को फील कीजिए, बनाइए, इसके नोट्स को बनाइए, इसके क्वेश्चंस को बनाइए, चाहे केसी सिन्हा से बनाइए, चाहे एनसीईआरटी से बनाइए। और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उसके बाद और कोई बात तो है नहीं कहने को। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और सब्सक्राइब करके जाना है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे और चैप्टर्स के बेसिक्स को समझ के जाना है। अगर पहले से समझते आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। वास्तविक संख्या हो गया, बहुपद हो गया, दो चररैखिक समीकरण हो गया, सबको एकदम सुंदर से समझ के जाना है।